हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। तो बिल्कुल आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम देखेंगे ईटे मनके तथा अस्तिया चैप्टर का पार्ट नंबर 2। ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सभी को राम राम सा। ठीक है। दीपावली की राम राम। हाँ। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और हाँ, चलो सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है वो ईटे मनके तथा अस्थिया का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। क्योंकि पार्ट 1 हमने कल करवाया था और आज हम पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है। हाँ, कल क्लास हुई थी, आपने देखी होगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल देखिएगा। आज ईटे मनके तथा अस्थिया इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और आज आज ही हमारी हिस्ट्री चलेगी। ठीक है। कल हमारी कौन सी क्लास आएगी? पॉलिटिकल की आएगी। क्यों, कौन सा वार है? बुधवार है, इस वजह से। ठीक है। आज मंगलवार है तो आज हमारी हिस्ट्री कंप्लीट। सोमवार और मंगलवार को हिस्ट्री लगती है, इसके बाद अपने बुधवार को जो है पॉलिटिकल लगेगी। चलो, तो हिस्ट्री के अंदर ईटे मनके तथा अस्थिया ये हमारा चैप्टर चल रहा था। तो इसके अंदर हमने ये देखा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे बसी थी, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या था, हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे। ठीक है। तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, कब की, किसके नेतृत्व में की, इस प्रकार से हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। ठीक है। पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में प्रश्न कैसे बढ़ते हैं वो भी मैंने बताया है। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर को और खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो इतिहास के अंदर ये चैप्टर है दोस्तों। और अब की बार भी 100 बार है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज हम देखने वाले कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है, एक नंबर वाला क्वेश्चन जरूर आएगा इनमें से। कैसे आएगा मैं अभी बताऊंगा। हड़प्पाई लिपि क्या है? प्रश्न बड़ा बन सकता है कि हड़प्पाई लिपि पर टिप्पणी लिखिए, या फिर हड़प्पाई बाट क्या है। मूर और मुद्रांकन का प्रयोग किसके समय होता था, कैसे होता था, वो देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार का शासन था, ठीक है, वो भी देखेंगे। और पुरातत्व जनक कौन कौन है, पहले पुरातत्व जनक कौन थे। ठीक है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। और प्रसाद किसे कहा गया है। और हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती है उसके बारे में भी देखेंगे। और प्रमुख धार्मिक मान्यता, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यता क्या थी। और प्रमुख किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। इन पॉइंटों पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी फटाफट। हाँ, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चलो, बहुत फटाके बुलाए भाई। ठीक है। हाँ, सभी ने मना ली होगी दिवाली। चलो अब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल को लेकर दोस्तों एग्जाम में जो है बार बार प्रश्न बनता है। और मैं जो तैयारी करवा रहा हूं दोस्तों, ये आप ऐसे मत पढ़िएगा कि जैसे मैं 12वीं में पढ़ रहा हूं तो मेरे सिर्फ 12वीं के लिए ही काम आएगी। आप ऐसे सोचकर पढ़िएगा कि भाई मुझे आईएएस बनना है, मुझे यूपीएससी में जाना है। ये सब जितने भी जो अगर 12वीं कक्षा होगा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बड़ी बड़ी जितने भी जो वैकेंसी है नौकरी की आप तैयारी करेंगे तो इनमें से प्रश्न बनेंगे। तो तैयारी अब से करिएगा दोस्तों। ठीक है। आप ये सोचकर करिएगा कि मेरे दो दो फायदे हो रहे हैं, मैं 12वीं भी पास कर लूंगा अच्छे नंबरों से। ठीक है। 12वीं में भी मेरे अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, साथ ही में मैं जो आगे वैकेंसी में फॉर्म भरूंगा तब ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है। चलो, तो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करने वाले हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, जैसे गुजरात में कौन कौन से स्थल मिले थे, हरियाणा में कौन कौन से स्थल मिले थे, राजस्थान में कौन कौन से स्थल मिले थे, पंजाब में कौन कौन से स्थल मिले थे। ठीक है नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से स्थल मिले, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, अभी ये प्रमुख देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इनको आपको अच्छे से नोट करना है। और पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों विस्तार से, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो मेरे बताए अनुसार आपको चलना पड़ेगा और विस्तार से पढ़ना है और सभी को याद करना है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो मैं प्रमुख स्थलों को यहाँ पर लिखता हूं, कौन कौन से स्थल कहां से प्राप्त किए गए। सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉइंट बना के लिख देता हूं, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूं गुजरात। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है वो गुजरात से कौन कौन से मिले हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो जैसे गुजरात में जैसे आप लिखेंगे, जैसे लोथल, पहला स्थल है लोथल। गुजरात से जैसे लोथल हुआ, प्राप्त हुआ। लोथल के बाद में धोलावीरा, धोलावीरा के बाद में सुतकोटड़ा, सुतकोटड़ा के बाद में रंगपुर, रंगपुर के बाद में नागेश्वर, नागेश्वर के बाद में आप लिख सकते हैं जैसे रोजड़ी, रोजड़ी। ये जो सभ्यता प्रमुख ये मिली थी।
अब प्रश्न एग्जाम में कैसे बनेगा, एक नंबर के अंदर आएगा कि निम्न में से बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल जो है वो किस राज्य में है। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो फिर हमें गुजरात करना होगा। लोथल ठेका नहीं दे रखा, धोलावीरा भी पूछ सकता है, सुतकोटड़ा भी पूछ सकता है। तो ये प्रमुख जो स्थल है ये अपने गुजरात के अंदर मिले हैं। लोथल, धोलावीरा, सुतकोटड़ा, रंगपुर, नागेश्वर और रोजडी ये गुजरात से मिले हैं। इसी प्रकार से यदि मैं और बात करना चाहूं तो आप लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट बनाकर आप लिखिएगा। जैसे दूसरा मैं यहाँ पर लिखते हूँ, जैसे अपने राजस्थान सबसे पहले हरियाणा लिख लेता हूँ। चलो हरियाणा लिख लेते हैं, ठीक है। हरियाणा से कौन कौन से स्थल मिले, तो हरियाणा से आप लिखेंगे जैसे राखीगढ़ी है, ठीक है, राखीगढ़ी है, भगवानपुर है, बनावली है, बनावली है, मीठाथल है, मीठाथल। ये जो प्रमुख स्थल मिले हैं ये अपने हरियाणा से प्रमुख मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में, भगवानपुर हरियाणा में, बनावली हरियाणा में, मीठाथल हरियाणा में। अगर आप इनको याद करते हैं तो आपको एक नंबर तो इनमें से पक्का हो जाएगा। आपके एक नंबर क्या होगा, मैप में पूछे जा सकते हैं। जैसे राखीगढ़ी किस राज्य में है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। भगवानपुर दे दिया जाएगा मैप के अंदर भरना। तो ये प्रमुख आपको याद करने, ये मैप हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसके बाद में जैसे लिख लेता हूं जैसे राजस्थान। अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे राजस्थान से कौन कौन से मिले हैं, तो राजस्थान से आप याद करेंगे जैसे कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो कालीबंगा जो है अपने कालीबंगा प्रमुख मिला है। कालीबंगा के साथ एक और है पीलीबंगा, देखो पीलीबंगा, ठीक है, पीलीबंगा है, कालीबंगा, पीलीबंगा और बालाथल। ये पेन क्या है दोस्तों, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ बालाथल। कालीबंगा, पीलीबंगा और बालाथल ये जो प्रमुख स्थल है, कालीबंगा, पीलीबंगा, बालाथल, ये अपने राजस्थान में। और भी मिले थे जैसे बेराट है, आहड़ है। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। चौथा जो पॉइंट आप लिख सकते हैं, चौथा आप लिखेंगे यहाँ पर, जैसे चौथा आप लिख रहे हैं ना, चौथा जैसे लिख लेते हैं अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से प्रमुख जो स्थल मिले थे अफगानिस्तान से, वो आप लिखेंगे जैसे सोर्तुगोई, ठीक है, सोर्तुगोई ये पूछा गया पहले, सोर्तुगोई है, ठीक है, सोर्तुगोई और मुंडीगार, सोर्तुगोई और मुंडीगार ये जो स्थल है ये अफगानिस्तान से मिला है। पांचवें नंबर पर आप लिख सकते हैं जैसे पंजाब से जो मिले हैं, पंजाब से क्या मिले, पंजाब से प्रमुख जो मिले थे, जैसे आप लिखेंगे पंजाब से प्रमुख मिले थे, पंजाब से प्रमुख स्थल जो है वो रोपड़ मिला है। क्या मिला है, रोपड़ पंजाब के अंदर है, रोपड़। एक और मिला है मुझे याद नहीं आ रहा, वो हाँ संगोल, ठीक है, संगोल, रोपड़ और संगोल ये पंजाब से मिले हैं। छठे पर आप लिख लेना दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश से कौन कौन से स्थल मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश से यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप लिख लेना, एक तो आलमगीरपुर, भारत का पूर्वी स्थल है ये आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर मिला है। और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मिला है, एक गुड़गांव मिला है, ठीक है, गुड़गांव, और संगोली। यहां पर देखिएगा संगोल पूछा जाए, संगोल तो पंजाब से संगोल ही पूछा जाए तो यह उत्तर प्रदेश में मिला है। सातवें नंबर पर आप याद कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से कौन कौन से प्रमुख स्थल मिले हैं, तो पाकिस्तान से जो प्रमुख स्थल मिले हैं उनको भी आप याद कर लेना। देखो थोड़ा पेज चल नहीं रहे हैं, पाकिस्तान से प्रमुख स्थल, ठीक है, पाकिस्तान से प्रमुख स्थल आप लिखेंगे जैसे हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा के बाद में मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के बाद में आप लिख सकते हैं चामुंडड़ो है, चामुंडड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चामुंडड़ो, और बालाकोट है, बालाकोट के बाद में आप लिख सकते हैं डाबरकोट, डाबरकोट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चामुंडड़ो, बालाकोट, डाबरकोट और कोट दीजी, ठीक है, कोट दीजी एक और है भाई, जैसे अपने बलूचिस्तान के अंदर मिला था नहीं, बलूचिस्तान से कौन मिला था, बलूचिस्तान के अंदर मिला सुतका गेंडोर, ठीक है, लिख लेना सुतका गेंडोर। ये पाकिस्तान के अंदर ही है बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान से मिला था सुतका गेंडोर, पाकिस्तान के अंदर ही है।
तो ये प्रमुख जो स्थल है ये हमें पाकिस्तान से प्रमुख मिले हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है नहीं, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ये प्रमुख स्थल आपको याद रखना है। मैं आपके कोई नाम पढ़ नहीं रहा हूँ दोस्तों, कमेंट चेक नहीं कर रहा हूँ, आप ओनली पर पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके कमेंट पढ़ने के लिए हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो टेस्ट सीरीज के अंदर आप जरूर कमेंट करिएगा, आपका नाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर गुजरात से जो प्रमुख स्थल है लोथल, धोलावीरा, सूतकोटड़ा, रंगपुर, नागेश्वर, रोजडी। हरियाणा से राखीगढ़ी, भगवानपुर, बनावली, मिथाथल। और राजस्थान से कालीबंगा, पीलीबंगा, बालाथल, बेराट, अहड़। और अपने अफगानिस्तान से जो प्रमुख स्थल मिले वो सोरतुगोई और मुंडीघाट हैं। और पंजाब से रोपड़ और संगोल। और उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर हैं। और भी याद लेना, एक 8वें नंबर पर आप जैसे महाराष्ट्र, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जैसे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक स्थल मिला था दाइमाबाद, सब जानते हैं दाइमाबाद ये प्रमुख स्थल जो है ये महाराष्ट्र में मिला था। दाइमाबाद भी लिखा मिलता है या दाइमाबाद भी लिखा मिलता है, तो दाइमाबाद या दाइमाबाद इस प्रकार से। तो ये जो स्थल है ये अपने महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, 8वें नंबर पर। तो कॉपी में ये प्रमुख स्थल आपको रटा लगा लेना है दोस्तों, मैं तो कहता हूँ रटा लगा लो। जैसे गुजरात में लोथल, धोलावीरा, सूतकोटा, रंगपुर, ठीक है। इसके बाद लोथल गुजरात के बाद में हमने देखा हरियाणा, राखी बंदवाली भगवान का नाम लेके, जैसे हरियाणा में राखी बंदवाली भगवान का नाम लेके, तो राखीगढ़ी भगवान का नाम लेके, भगवान, बनावली, भगवानपुर और मिथाथल याद कर लेना, ठीक है। और फिर हमने देखा जैसे अपने राजस्थान से कालीबंगा, पीलीबंगा, बालाथल, ठीक है। इसके बाद हमने देखा अफगानिस्तान में जैसे सोरतुगा और मुंडीघाट। और पंजाब में रोपड़ और संगोल है। और उत्तर प्रदेश में जैसे आलमगीरपुर है, गुड़गांव है, संगोली है। इसके बाद पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदरो, ठीक है, बालाकोट, डाबरकोट, कोट दीजी, ठीक है, सुतका, गेंडोर। तो ये प्रमुख स्थल आपको याद करने हैं। महाराष्ट्र में दाइमाबाद मिला है। तो इस तरीके से ये प्रमुख दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा, 1 नंबर के अंदर आपको 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे, 3 नंबर हो जाएंगे दोस्तों आपके कवर। मैप में भी आएंगे इस प्रकार से, मैप भी आपका हो जाएगा साथ साथ में। देखो प्रश्न ऐसे आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सोरतुगुई, ये कहां पर है, ऑप्शन में दिया होगा अफगानिस्तान, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो फिर हमें क्या करना होगा, अफगानिस्तान। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो फिर हम करना होगा हरियाणा। ऐसे बनेगा प्रश्न, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा पहला पॉइंट था हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के अंदर। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल आपको याद करने हैं। चलो आगे देखते हैं हम। इसके बाद जो आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है, ये प्रमुख स्थल आपको याद करने हैं अच्छे से। अगर तैयारी आप अब से स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, अब ये तो अक्टूबर तो चला गया, नवंबर से पढ़ाई स्टार्ट कर देना, अक्टूबर से कर दो अब तैयारी दोस्तों। अब क्या है, इस महीने के तो 5 दिन तो शेष हैं, ठीक है। तो तैयारी अब से करिएगा दोस्तों। तो अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है हड़प्पाई लिपि और बाट। मैं एक एक पॉइंट को बता रहा हूं, हड़प्पाई लिपि और बाट। अब प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न ऐसे आएगा कि हड़प्पाई लिपि पर टिप्पणी लिखिए, या फिर प्रश्न ऐसे आएगा कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला पॉइंट दे दिया होगा हड़प्पाई लिपि, दूसरा दे दिया होगा बाट। हड़प्पाई लिपि और बाट पर टिप्पणी लिखिएगा। तो अब टिप्पणी कैसे लिखना है, 4-5 लाइन लिखनी है और अच्छी जमा के, और एग्जाम में कैसे लिखना है तरीका भी सीख लीजिएगा। जैसे आप प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि हड़प्पाई लिपि पर टिप्पणी लिखो, तो करना कुछ नहीं है, हड़प्पाई लिपि पर टिप्पणी के लिए आपको बोला है, ठीक है। तो ऊपर लगाना है हेडिंग हड़प्पाई लिपि, ठीक है, हड़प्पाई लिपि ऐसे लगाया। ऐसे लगाने के बाद आप डैश डैश कर देंगे। अब ऐसे नहीं करना है कि हड़प्पाई लिपि ये एक प्रकार की ये लिपि है अपना, इसमें ये है, इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच होती है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ऐसे नहीं लिखना डायरेक्ट, आपको पॉइंट बनाते हुए चलना। जैसे पॉइंट नंबर 1 कि हड़प्पाई लिपि एक कैसी लिपि है, तो हड़प्पाई लिपि एक चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है, चित्रात्मक लिपि। पॉइंट ऐसे बनाएंगे कि हड़प्पाई लिपि एक चित्रात्मक लिपि है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि हड़प्पाई लिपि एक चित्रात्मक लिपि है और इसमें जो चिन्हों की संख्या है, इसमें जो चिन्हों की संख्या है वो कितनी होती है दोस्तों, चिन्हों की संख्या होती है 375 से 400 के बीच। 375 से 400 के बीच इसमें चिन्हों की संख्या होती है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि हड़प्पाई लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। हड़प्पाई लिपि को कैसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं तरफ, दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता है हड़प्पाई लिपि को। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि हड़प्पाई लिपि जो है वो एक रहस्यमय लिपि है। कैसी लिपि है, रहस्यमय लिपि। रहस्यमय लिपि क्यों है, रहस्यमय लिपि, देखो रहस्यमय लिपि।
हड़प्पा लिपि को एक रेशमी लिपि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हड़प्पा लिपि को एक रेशमी लिपि क्यों कहा जाता है? तो ऐसे इसलिए कहा जाता है रेशमी लिपि, क्योंकि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं सका। आज तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं सका, इसलिए हड़प्पा लिपि को एक रेशमी लिपि कहा जाता है। तो इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो एग्जामिनर का ज्ञान पूरा दोस्तों देखते कह देगा कि वास्तव में बच्चे ने अच्छा लिखा है। पहला पॉइंट चित्रात्मक लिपि है। दूसरा पॉइंट इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच होती है। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। ये एक रेशमी लिपि, इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं सका। ये हो गया अपनी टिप्पणी। 4 पॉइंट लिख दिए, बहुत बढ़िया, 4 लाइन भर गई। ठीक है, देखते एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा। इसके बाद दूसरा उठाना है बाढ़। तो दूसरा पॉइंट आपने जैसे उठा लिया बाढ़, पहला तो आप लिख देंगे हड़प्पा लिपि ऐसे लिखा पहला, तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ लिख लेना। दूसरा पॉइंट है बाढ़। अब बाढ़ में आके लिखेंगे, बाढ़ के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे लिख लेना कि बाढ़ जो है वो किस पत्थर से बनाई जाती है। ये प्रश्न 1 नंबर के अंदर आ सकता है। बाढ़ ध्यान रखना, पहला पॉइंट, बाढ़ चरट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। बाढ़ किस पत्थर से बनाए जाते हैं? तो बाढ़ चरट नामक पत्थर से बनाया जाता है। चरट नामक पत्थर से बनाया जाता है। और छोटे बड़ों का प्रयोग, यानी छोटे बड़े बाढ़ का प्रयोग जो है वो आभूषण को तोड़ने और मन को बनाने के लिए किया जाता था। आभूषण और मन के बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, मन के बनाने के लिए किया जाता था बाढ़ का प्रयोग। अब मन के क्या होता है? मन के भी बिल्कुल आ सकता है कि मनकों का निर्माण कैसे किया जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मनकों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो मनकों का निर्माण जो है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता है और प्रमुख पदार्थों में आप देखेंगे जैसे कार्नेलियन। ठीक है, कार्नेलियन हो गया, ये सुंदर लाल रंग का होता है कार्नेलियन। इसके बाद जैसे जेस्पर हो गया। ठीक है, जेस्पर, स्पेटिक है, स्पेटिक, क्वार्टज है, क्वार्टज, सेलखड़ी। ठीक है, सेलखड़ी अपने दक्षिणी राजस्थान में मिलता है और भारत के उत्तरी गुजरात में पत्थर है सेलखड़ी नामक पत्थर। तो कार्नेलियन, जेस्पर, स्पेटिक, क्वार्टज, सेलखड़ी और भी है जैसे सोना के अंदर सोना है। ठीक है, धातु के अंदर सोना है, तांबा है, कांसा है, तांबा कांसा, इनको मिलाकर दोस्तों जो है वो मनकों का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? मनकों का निर्माण। इंपोर्टेंट है, मनकों का निर्माण कैसे किया जाता है? तो मनकों का निर्माण कार्नेलियन, जेस्पर, स्पेटिक, क्वार्टज, सेलखड़ी, सोना, चांदी, सोना, तांबा, कांसा, इनको मिलाकर मनकों का निर्माण किया जाता है। और मनकों का आकार देखें तो मनकों का आकार जो है वो गोलाकार भी होता है। मनकों का आकार कैसा? गोलाकार भी होता है, खंडित आकार भी होता है, बेलनाकार भी होता है, बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार, गोलाकार, खंडित आकार, किसी भी आकार का रह सकता है। ये अपना मन के। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है कि बाढ़ जो है वो चरट नामक पत्थर से बनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ये हड़प्पा लिपि और ये बाढ़ हो गए। तो हड़प्पा लिपि और बाढ़ के बारे में इस प्रकार से आपको लिखना है। मैं आपको एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से लिखना है। मैंने किस प्रकार से लिखा है, मैंने किस प्रकार से 100 नंबर प्राप्त किए हिस्ट्री के अंदर, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है नहीं? तो बिल्कुल आप इसी तरीके से लिखेंगे। लिखने का तरीका भी साथ में आपको देखना है, इस तरीके से लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट बनाते हुए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलो आगे मैं बात करता हूं मोर और मुद्रांकन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं लेने वाला नहीं था, लेकिन मैंने सोचा ले लेते क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोर और मुद्रांकन का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? तो मोर और मुद्रांकन का प्रयोग जो है वो लंबी दूरी के संपर्कों को आसान बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, देखो मोर और मुद्रांकन का प्रयोग किसके लिए होता था? तो आप लिखेंगे कि मोर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को आसान बनाने के लिए किया जाता था। जैसे कोई एक थैला है, ठीक है, एक थैले के अंदर हम सामान डालेंगे, ठीक है, और थैले के अंदर सामान डाल के उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे, तो थैले की सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे? यानी थैले के मुंह को बांध लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं मोर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को आसान बनाने के लिए किया जाता था। तो ये है यानी उसकी सुरक्षा के लिए। तो ये है मोर और मुद्रांकन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है दोस्तों। इसके बाद है हड़प्पा संस्कृति में शासन। हड़प्पा संस्कृति के अंदर किस प्रकार का शासन था? ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में कालक्रम आपको पता है हड़प्पा संस्कृति का। हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में शासन, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा जो सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और हड़प्पा रावी नदी हो गया, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखलदास बनर्जी करता है। तो हड़प्पा संस्कृति में शासन, आखिर हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार का शासन था?
तो आप लिखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार का शासन था, इसके बारे में हमें अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है। ठीक है, अभी तक हमें इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो भी शासन जिस किसी प्रकार का भी शासन रहा होगा, बड़ा कठिन यानी कि हम जटिल कानून रहे होंगे। अब कैसे? क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो जितने भी जो वस्तुएं मिली थी, जितने भी जो प्रमुख हमें स्थल मिले थे, उन सभी में देखा गया जितने भी जो मृत भांड मिले थे यानी बर्तन वर्तन जो मिले थे, उन सब में एक रूपता दिखाई देती है। अलग अलग स्थानों पर मिले थे, अलग अलग स्थानों पर पाए गए, लेकिन सब में एक रूपता दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति में जो भी कानून रहा होगा वो जटिल कानून रहा होगा। वस्तुओं में एक रूपता दिखाई देती है, जैसे मनके बनाना, ईटे, ठीक है, ईटे हो गए, मनके, बाट, मूर, इन सब में एक रूपता दिखाई देती है जो भी मिले हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कई तो बताते हैं कि भाई हड़प्पा संस्कृति में शासन ही नहीं था, इसमें शासन था ही नहीं किसी का, और कई कहते हैं कि इसमें शासन था, जटिल कानून बताते हैं। तो यानी इनमें इतिहासकारों का मतभेद है, अभी तक कुछ ज्ञात नहीं, इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि पुरातत्व जनक और प्रसाद। ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया है, पुरातत्व जनक और प्रसाद, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुरातत्व जनक से पूछा जाता है। 3% में अभी करवाऊंगा बोर्ड पर, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है नहीं? बिल्कुल दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ सुन रहे हैं आप, अच्छे से याद करना है इनको। इसके बाद है पुरातत्व जनक और प्रसाद। तो पहला प्रश्न यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों, वो बनेगा कि भारतीय, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल, सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल, प्रथम या पहले डायरेक्टर जनरल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल जो थे वो थे कनिंघम। कौन थे दोस्तों? कनिंघम। ये बने थे 1875 के अंदर, 1875 के अंदर बने थे दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और 1875 के अंदर बने थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनेगा कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दूसरे डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? 1924 में कौन बने थे? 1924 में। तो 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बने थे सर जॉन मार्शल बने थे 1924 के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल। पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम। इसके बाद 1924 में बने थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, इनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। दयाराम साहनी ने की 1921 में, मोहनजोदड़ो की 1922 में राखालदास ने की थी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में करी थी। और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि 1944 में जो है, 1944 में जो डायरेक्टर जनरल बने थे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, वो बने थे R.E.M. व्हीलर। ये बने थे 1944 के अंदर। तो ये तीनों प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है कि 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। इसके बाद 1944 में पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो R.E.M. व्हीलर। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, 1875 के अंदर बने। ये कई बार पूछा गया है। 3% ये हो गए। इसके बाद यहाँ पर लिख रखा है कि प्रसाद। देखो दोस्तों, प्रसाद यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है प्रसाद, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता जो थी, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। किसके नेतृत्व में की थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। तो मोहनजोदड़ो में मिला था एक भवन, ठीक है, एक विशाल भवन मिला था, विशाल भवन। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला था। उस विशाल भवन को दोस्तों प्रसाद की संज्ञा दी गई थी। किसकी संज्ञा दी गई थी? प्रसाद की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और आ सकता है कि मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को किसकी संज्ञा दी गई थी? तो प्रसाद की संज्ञा दी गई थी। इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। आगे है हड़प्पा सभ्यता की बस्ती। हड़प्पा सभ्यता की बस्ती की बात करते हैं दोस्तों, तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता की बस्ती को मैं यहाँ पर देखो एक्सप्लेन तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा, फिर भी आपको बता देता प्रकार से। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, बस्ती को 2 भागों में विभाजित किया गया था। मेरे नोट्सों को आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है नहीं? तो मैं यहाँ पर देखो वीडियो लंबा हो गया तो मैं थोड़ा ज्यादा विस्तार से नहीं समझा सकता हूँ। ठीक है, नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती है वो 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो है दोस्तों दुर्ग, ठीक है, दुर्ग, और दूसरा है निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर। और निचला शहर के अंदर दोस्तों प्रमुख आवासीय भवन होते थे, आवासीय भवन। ठीक है, आवासीय
भवन, आवासीय भवन होते थे निचले शहर के अंदर। तो हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती है दो भागों में विभाजित किया गया, पहले दुर्ग और दूसरे निचला शहर। दुर्ग जो है ये हमेशा ऊंचाई पर बने होते थे, ठीक है, ऊंचाई पर इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी होती थी। दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था, ठीक है, दीवार से चारों तरफ दुर्ग को घेरा जाता था। और दुर्ग के अंदर प्रमुख बात करें तो जैसे दुर्ग के अंदर माल गोदाम थे, ठीक है, माल गोदाम भी मौजूद थे दुर्ग के अंदर। और बात करें तो दुर्ग के अंदर जैसे माल गोदाम है, विशाल स्नानागार हैं, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार जो है वो मौजूद है दुर्ग के अंदर। माल गोदाम, इसका जो ऊपरी हिस्सा तो ऊपरी निचला हिस्सा तो ईंट से बना हुआ था और ऊपरी हिस्सा जो है वो नष्ट हो गया, क्या पता, बताया जाता है कि क्या पता लकड़ी का बना होगा, ठीक है। इसका निचला हिस्सा ईंट से बना हुआ था माल गोदाम का। तो ये दुर्ग के अंदर आप देख सके माल गोदाम थे, विशाल स्नानागार थे। और निचले शहर के अंदर बात करें तो जो है दुर्ग जो है वो निचले शहर को अलग करता था। निचले शहर के अंदर बात करें तो निचले शहर में जैसे गृह स्थापत्य कला, ठीक है, गृह स्थापत्य कला मौजूद थी, गृह स्थापत्य कला। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर जैसे जल निकास प्रणाली जो है वो निचले शहर में मौजूद थी, जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताओं में ये प्रणाली है, जल निकास प्रणाली। तो इस तरीके से इनको एक्सप्लेन किया गया, आप नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो ये प्रमुख हड़प्पा सभ्यता की क्या थी, बस्ती थी। अब देखो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यता, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यता यानी किस प्रकार से थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो देखो आभूषण से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली थी, ठीक है, आभूषण से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली थी, ठीक है, नारी की मूर्ति मिली जो आभूषण से लदी हुई थी। उसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई थी। किसकी संज्ञा दी गई थी, मातृ देवी की संज्ञा दी गई थी। वेदिया तथा संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व दिया गया था, यह प्रमुख इनकी धार्मिक मान्यता थी। और बताया जाता है कि भाई ये प्रकृति की पूजा भी करते थे, और मोहरे पर यानी योगी को मुद्रा के रूप में बैठा दिखाया गया था। मोहरे जो होती है, मोहरे मिली, उसमें योगी को मुद्रा के रूप में बैठा दिखाया गया था। तो ये प्रमुख इनकी धार्मिक मान्यता है। आप लिख सकते हैं कि आभूषण से लदी हुई नारी की मूर्ति मिली जिसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई, वेदिया तथा संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व दिया गया, और जो है मुहरों के अंदर जैसे एक योगी को मुद्रा के रूप में बैठा दिखाया गया था। और क्या पता हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो प्रकृति की पूजा भी करते थे। ये प्रमुख इनकी धार्मिक मान्यता जो है वो 5-6 पॉइंट आप लिख लेना। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का आखिरी पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का आखिर पतन किससे हो गया। तो दोस्तों देखो इसमें भी जैसे अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। पहले तो क्या है कि वो हड़प्पा सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता तो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता बोलते ग्रामीण सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मकान वैसे पास पास में बने हुए थे, तो हड़प्पा सभ्यता में पता नहीं अचानक से जो लोग हैं वो अपने सब घर वालों को छोड़कर सड़कों पर आ गए और वहां डेरा डालकर रहने लगे। ये इतिहासकार बताते हैं, अलग अलग उनकी धारणा है। अब हड़प्पा सभ्यता का अगर पतन कैसे हो गया तो क्या पता, कई इतिहासकार बताते हैं कि क्या पता भूकंप आ गया होगा, कई कहते हैं ज्वालामुखी, कई कहते हैं भूकंप, और कई कहते हैं कि भाई जल की कमी हो गई होगी, कई कहते हैं सिंधु नदी का मार्ग बदल गया होगा, कई कहते हैं कि जल की कमी की वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो इसमें जो है मतभेद है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कई कहते हैं बाढ़ आ गई होगी तो इस वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है आपको कि तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पतन के कारण बताओ। तो आप लिख सकते हैं कि बाढ़ आना, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, वनों की कटाई, आर्यों का आक्रमण, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ऐसे प्रमुख जो है अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने हड़प्पा सभ्यता के अंदर दोस्तों देखा, ये प्रमुख पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। तो ईंटें, मनके तथा अस्थियां पार्ट 1 के अंदर भी मैंने समझा दिया और पार्ट 2 भी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल आप देखो देखने वाले तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें तो मुझे लग नहीं रहा है, आप देखो कोई भी जुड़ते नहीं हो, बिल्कुल कम किससे जुड़ रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों जो भी जुड़ते हैं अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर अच्छे नंबर लाने हैं, बोर्ड परीक्षा के अंदर अच्छे मेरिट में आना चाहते हैं तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे वापस हम लोग कल मिलेंगे पॉलिटिकल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।